Starting in the name of Allah, the most gracious, the most merciful। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हमने स्टमक के अंदर डाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब जो डाइजेशन स्टमक में मैकेनिकली और केमिकली हुआ, उसके बाद जो फूड है वो कायम की सूरत में, सेमी सॉलिड फ्लूइड की सूरत में स्टमक से आगे आएगा। कहाँ पे? स्टमक में। यहाँ कायम बन गया। अब ये कायम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। सबसे पहले तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो ये स्टमक से स्टार्ट होता है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, यहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी? जो सीकम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, वहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब है। अगरचे इसका नाम स्मॉल है तो वो डायमीटर की वजह से है। इसकी जो डायमीटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम है, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इलांगेटेड नैरो काइल ट्यूब है which is significant in longest part of the digestive system। तो देखिए MCQs में ये आपने याद रखना है कि longest part ये है। जहन में स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है तो जब MCQs में आता है लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो बंदा स्मॉलेस्ट पे टिक करता है, जो कि गलत है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये जो स्मॉल नाम है इसका, ये किस वजह से? ये डायमीटर की वजह से। इसका जो अंदरूनी डायमीटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत कम है, इसलिए ये स्मॉल है। बाकी ये जो है लेंथ वाइज इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। हम इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 17 फीट है, जो राउंड अबाउट 6 मीटर बनता है, और डायमीटर जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर है। अंदरूनी डायमीटर इसकी कितनी है? 3 to 4 सेंटीमीटर। ये कहाँ पे लोकेट करता है? तो मैंने आपको बताया कि स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन के इन बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी में ये लोकेट करता है। स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो स्ट्रक्चर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें लेयर्स कितने हैं और इसके पार्ट्स कितने हैं, तो ये इसकी एनाटमी हो जाएगी। तो लेयर्स इसमें जैसे स्टमक में पढ़ा था, सेम वही लेयर्स है। सिरोजा सबसे बैरूनी लेयर है, फिर मस्कुलरिस है, सब मस्कुलरिस और म्यूकोजा। वही सारा देख लेना, जो हर लेयर का अलग अलग, सबसे एक्सटर्नल सिरोजा, फिर मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, और अंदर का जो लेयर है, ल्यूमन के अंदर का जो लेयर है वो कौन सा है? वो आपके पास म्यूकोजा है। और सबसे जो एक्सटर्नल लेयर है वो सिरोजा है। पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई देता है, ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम जहाँ पे एंड होगा तो ये इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट जिजुनम स्टार्ट होगा, और थर्ड पार्ट जो है, जो आखिरी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है, वो इलियम है। इसके लिए जनरल रूल ये है कि चूँकि ऊपर से डाइजेशन हो रहा है तो ये डाइजेशन नीचे भी कंटिन्यू होगा, लेकिन डाइजेशन के साथ साथ इंक्रीज़ क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन पीक पे होगा, तो आगे जाके इसमें केमिकल डाइजेशन भी कंटिन्यू होगा और उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होगा। ड्यूडेनम जो है वो 10 इंचेस है, जो पहला पार्ट है। पूरे का तो मैंने आपको बता दिया कि कितने फीट है, 17 फीट। अब उसमें जो पहले छोटा सा हिस्सा है, ये कर्ड जैसा सी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ड्यूडेनम है। और ड्यूडेनम की लेंथ 10 इंचेस या कभी किसी किताब में 12 इंचेस भी आ सकता है। 10 to 12 इंचेस है। क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम का मानी भी है 12 डिजिट, यानी पहले डिजिट के हिसाब से नाप होता था, तो ये तकरीबन 12 डिजिट इसकी लेंथ थी, जिससे राउंड अबाउट 12 इंचेस बनते हैं। एसिडिक कायम स्टिमुलेट सेक्रेटिन विच इन टर्न स्टिमुलेट दीस ग्लैंड। क्या होता है कि जो कायम ऊपर बन गया स्टमक के अंदर, उसके अंदर चूँकि हमें पता है कि कायम में जो pH है वो लो है और एसिडिक है, क्योंकि HCl उसके साथ स्टमक में मिला था।
तो वो चूँकि एसिडिक है और उसकी pH 1 to 3 है, बहुत ज़्यादा कम pH है, तो बहुत स्ट्रांग एसिड है। तो जैसे ही वो यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ड्यूडेनम को वो क्या करेगा, डैमेज करेगा, उसकी कोरोसिव इफ़ेक्ट है। तो होता क्या है कि जैसे ही एसिडिक कायम यहाँ तक पहुँचता है और ड्यूडेनम के वॉल के साथ टच होता है, तो यहाँ पर एक हार्मोन है जिसका नाम है सिक्रेटिन। वो सिक्रेटिन रिलीज़ होता है, जो सिक्रेटिन क्या करता है, ड्यूडेनम के अंदर जो ग्लैंड है, जैसे ब्रूनर ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करता है, पेंक्रियास को एक्टिवेट करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और उसका डक्ट जो है वो यहाँ पे खोलता है, और लीवर को भी स्टिमुलेट करता है। ड्यूडेनम पेंक्रियास और लीवर को स्टिमुलेट करता है। अब जब ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करेगा तो ड्यूडेनम क्या सिक्रीट करेगा, ड्यूडेनम ब्रूनर ग्लैंड से सिक्रीट करेगा म्यूकस और बाइकार्बोनेट को, और यही म्यूकस और बाइकार्बोनेट उस एसिड को अल्कलाइन बनाएगा, उसकी pH को इंक्रीज़ करेगा। सेम काम जो पेंक्रियाटिक जूस है, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, इसका अपना अपना भी काम है। जैसे अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज लिपिड को, ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि जो पेंक्रियास है, इसका जो ये पेंक्रियाटिक जूस है, इसकी ओवरऑल pH ज़्यादा है, 8 की तरफ है। तो जैसे ही ये रिलीज़ होगा तो यहाँ पे कायम जो आया है स्टमक से, उसकी pH को बढ़ाएगा, तो उसका जो एसिडिक नेचर है, जो कोरोसिव नेचर है, उसको कम करेगा। तो ये यहाँ पे ये हेल्प करेगा pH को इंक्रीज़ करने का। सेम काम लीवर के अंदर जो बाइल है वो भी अल्कलाइन है, तो बाइल भी सिक्रीट होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कायम है या एसिड है जो ऊपर से सिक्रीट हो रहा है वो एसिडिक है, आग की तरह है, और ये जो सारा है ये न्यूट्रल की तरफ है या अल्कली की तरफ है, तो ये पानी का काम करेगा उसके ऊपर। इसीलिए हम सिक्रेटिन को फायरमैन का नाम भी देते हैं। जो आग बुझाते हैं उसका नाम क्या होता है, फायरमैन। तो सिक्रेटिन भी फायरमैन का काम करता है, और ऐसा ये इसलिए करता है कि कोरोसिव इफ़ेक्ट जो है कायम का, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज करेगा। तो उससे बचाने के लिए फायरमैन ने अपना ये काम किया। अब ये जो चीज़ें सिक्रीट हुई, इसके अपने जैसे बाइल का जो काम है वो एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड है। लेकिन यहाँ पे हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं, ये फिर आगे पेंक्रियाज और लीवर में हम इसका इंडिविजुअल फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपने पढ़ा कि इसने क्या किया, pH को इंक्रीज़ किया। सेम काम यहाँ पे जो ब्रूनर ग्लैंड है उससे बाइकार्बोनेट, आप जानते हैं बाइकार्बोनेट को, जो कि अल्कली है, तो उसने भी वही काम किया फायरमैन वाला। तो अगर एमसीक्यूज़ में आए कि द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट लाइक फायरमैन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सिक्रेटिन, तो आपने लिखना है सिक्रेटिन, क्योंकि सिक्रेटिन क्या काम करता है, सेम लाइक फायरमैन का। अब ड्यूडेनम के आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो जेजुनम है। जेजुनम क्या है, यहाँ पे जो ये रेड कलर का नेक्स्ट सेकंड पार्ट है या मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका नाम है जेजुनम, जिसकी लेंथ जो है वो 4 to 7 फीट है। और द केमिकल डाइजेशन कंप्लीटेड इनसाइड द जेजुनम, जो केमिकल डाइजेशन ऊपर से स्टमक से शुरू है, जो नीचे आ रहा है, जो एंजाइम की मदद से जो डाइजेशन है, वो तकरीबन जेजुनम में कंप्लीट होगा सेकंड पार्ट में। और क्या होगा जेजुनम में, अच्छा जेजुनम में चूँकि ज़्यादातर डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम वेलाई पढ़ेंगे उसकी वजह से है, लेकिन चूँकि मेन डाइजेशन, ज़्यादातर डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो जेजुनम में होता है। इसका मतलब है कि जो फूड हम एब्जॉर्ब करते हैं उसमें ज़्यादा रोल जेजुनम का है, और जेजुनम की लेंथ भी ज़्यादा है। अगर किसी की 7 फीट तक जेजुनम है, इसका मतलब है कि 7 फुट तक ये खुराक जो आगे जाएगा वो डाइजेस्ट होता रहेगा। अब होता क्या है कि जिसकी वेट बहुत ज़्यादा हो, यानी ओवरवेट हो या ओबीस हो, तो डॉक्टर उसके लिए एक ऑपरेशन करते हैं जिसका नाम है जेजुनम बाईपास।
बाईपास जैसे रोड में होता है कि हम एक मेन रोड को बाईपास करें और साइड रोड पे जाए, इसी तरह डॉक्टर यहाँ पे क्या करता है कि इसका कुछ पार्ट निकाल के, जैसे मैंने जेजुनम का ये पूरा पार्ट ख़त्म किया और डायरेक्ट यहाँ पे एक बाईपास लगा दिया कि जो खुराक यहाँ है तो डायरेक्ट इस पार्ट से होके कहाँ पे पहुँचे, इलियम में, थर्ड पार्ट में। तो डॉक्टर ये बाईपास क्यों बनाता है? ये बाईपास इसलिए बनाता है कि जो डाइजेशन है वो कम हो जाए और एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। तो अगर बंदा ज़्यादा खाता है, आप उसे बताते हो कि आप ओबीस है, ज़्यादा ना खाओ, लेकिन उसकी आदत है वो ज़्यादा खाता है, तो उस आपने क्या किया, उसके एब्डोमेन के अंदर उसके जेजुनम का ज़्यादा पार्ट आपने रिमूव किया। लिहाजा अब वो क्या करेगा, अब वो अगर ज़्यादा भी खाएगा तो उसकी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं होगी और जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टूल में पास आउट होगा। तो ये एक ऑपरेशन का जिक्र है, इसके अंदर एमसीक्यूज़ में आ सकता है। नेक्स्ट और जो थर्ड पार्ट है वो है इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जो सीकम के साथ अटैच होता है। इसकी लेंथ 5 to 7 फीट है। अब इसका काम इसलिए डाइजेशन में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो डाइजेशन जो केमिकल डाइजेशन था वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ, जेजुनम में। अब यहाँ पे जो खुराक आया उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अभी उसमें है, तो उससे एब्जॉर्प्शन का काम रहता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है इलियम का वो क्या है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करना, बाइल का रीएब्जॉर्ब होना। बाइल जो आया था लीवर से और अपना रोल उसने प्ले किया, अब एंड वाले पार्ट से वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होगा। और विटामिन B12 का एमसीक्यूज आता है कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इसकी कहाँ पे होती है, तो इलियम में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और एक और एमसीक्यूज विटामिन B12 के बारे में है कि इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैक्टर चाहिए उसका क्या नाम है, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। अब चूंकि टॉपिक था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो राउंड अबाउट डाइजेशन तो हमने सारा पढ़ लिया। एब्जॉर्प्शन का भी हमें आइडिया हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन होता किस तरह है, तो उसके लिए हम एब्जॉर्प्शन के अंदर एक तो ये पढ़ेंगे कि क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगा। तो एंड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होगा, जो हमने खाया है उसकी जो डाइजेशन होगी उसका जो एंड प्रोडक्ट है। अब उसके बारे में एमसीक्यूज आता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, और एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड है। तो यही अमीनो एसिड ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा। अब किस तरह एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसे हमने पढ़ा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा हिस्सा उठा के बड़ा करते हैं। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसमें हमें फोल्ड नज़र आते हैं, ऐसे फोल्ड होते हैं। ये तो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसमें भी फोल्ड होते हैं अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखें। अब इस फोल्ड के अंदर क्या होते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसी फोल्ड्स के अंदर होते हैं, और उसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे हर फोल्ड के अंदर, जैसे आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड हो गए, अब इस हर एक फोल्ड के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं वेलाई का। वेलाई का स्ट्रक्चर अगर हम बड़ा करें और इसको देखें तो इसकी एनाटमी इम्पॉर्टेंट भी है और सिग्निफिकेंट भी है, एब्जॉर्प्शन समझ में आएगा। जो इन बिटवीन आपको दरमियान में जो ये मिलेगा, ये आपका लिक्टील है जो वाइट कलर का वेन जैसा है, और ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, और आगे जाके सर्कुलेशन में ये शामिल करवाएगा। सेकंड पार्ट जो इसमें आपको दिखाई देता है वो ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल जो है वो क्या करेगा, वो अमीनो एसिड और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा और हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर तक पहुंचाएगा। और जो ऊपर आपको एपिथेलियल सेल के ऊपर फर्दर प्रोजेक्शन आपको मिलेंगे, हेयर लाइक या फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन मज़ीद आपको मिलेंगे, उसको हम माइक्रोवेलाई कहेंगे। माइक्रोवेलाई जो है वो फर्दर सरफेस को इंक्रीज़ करता है, और जैसे ही वो इस सरफेस को इंक्रीज़ करेगा तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा तो सरफेस एरिया, जो कम सरफेस एरिया है, जैसे कितना है
राउंड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने पढ़ा कि जो 17 फीट का जो एरिया है इसमें आपकी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। वो इसलिए कंप्लीट होती है कि ये जो एरिया है इसको इंक्रीज़ किया गया है, कई फोल्ड तक इंक्रीज़ हुआ है माइक्रोवेलाई की वजह से। तो एब्जॉर्प्शन भी आपकी समझ में आया। अब ओवरऑल आपको अगर बताए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो आज आपको पता लगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन भी करता है और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी करता है। डाइजेशन के लिए कुछ अपने इसके अंदर एंजाइम हैं और बहुत सारे एंजाइम जो है वो लीवर और पेंक्रियास से आते हैं डक्ट के थ्रू यहाँ पे और इसकी डाइजेशन कंप्लीट करवाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने डाइजेशन पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, नैरो पार्ट है और इसके अंदर जो लेयर्स है वो 4 है, सेरोजा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोजा और म्यूकोजा। फिर इसके पार्ट्स के बारे में हमने बताया कि इसका जो पार्ट है पहला वो ड्यूडेनम है, सेकंड पार्ट इसका जो है वो मिडल पार्ट जो है जेजुनम और लास्ट पार्ट जो है वो इलियम है। ड्यूडेनम में जो ज़्यादा काम है वो ये है कि यहाँ पर फायरमैन सिक्रीट होता है। कौन है फायरमैन? आपको अभी पता लग गया है तो आप कमेंट्स में लिख दे कि इसका फायरमैन कौन है। और वही फायरमैन क्या करेगा? वो ये 3 चीज़ें रिलीज़ करेगा, ड्यूडेनम, पेंक्रियास और लीवर। ये तीनों को एक्टिवेट करेगा और ये तीनों अपने सिक्रीशन को ड्यूडेनम के अंदर डालेगा, जिससे जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने जेजुनम के अंदर पढ़ा कि ज़्यादातर डाइजेशन जो है केमिकल वो यहाँ कंप्लीट होता है और हम ओबीस पर्सन के लिए जो ऑपरेशन करते हैं वो है जेजुनम बाईपास। फिर इलियम के बारे में पढ़ा कि इलियम लास्ट पार्ट है और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है न्यूट्रिएंट का, B12 का और जो बाइल है वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के लिए हमने कंसेप्ट सीखा वेलाई का कि अगर हम स्ट्रक्चर देके स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर से तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो वेलाई है और उसके ऊपर फर्दर मज़ीद छोटे छोटे माइक्रोवेलाई है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। अब आपने यहाँ ज़रूर ये बात याद रखनी है कि जो ग्लिसरॉल और फैट्स है जो वाइट कलर के हैं वो कहाँ पे होगा? वो लेक्टिल के अंदर जाएगा और बाकी जितने अमीनो एसिड और ग्लूकोज है वो इस ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। लेक्टिल जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है और जो दूसरा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो खुराक यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा? लीवर के अंदर और वहाँ पे जो लीवर है जो ज़रूरी चीज़ें और रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म वो करेगा, फिर आगे खुराक पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।